जिस समय मेरे भाई की मौत हुई उस समय भाभी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। भाई के मरने के बाद अम्मा ने भाभी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। भाभी हर वक्त अम्मा को बद्दुआएं देती कि मुझ पर इतने जुल्म मत करो, नहीं तो आपकी बेटी के साथ भी यही सब कुछ होगा। मैं कुंवारी थी और भाभी की बद्दुआओं से डर जाती थी। एक दिन अम्मा ने भाभी को इतना मारा कि भाभी और उसका बच्चा दोनों ही मर गए। और जब 1 साल बाद मेरी शादी हुई तो शादी वाली रात मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि भाभी की बद्दुआ से। मेरा नाम कोमल है। मेरा भाई रोहन 34 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक कुंवारा था। अम्मा और मैं जब भी भाई से कहते कि आप शादी कर लें, तब वो यही बात कहकर हमें कोई लड़की देखने या कहीं रिश्ते की बात चलाने से रोक लेता कि अभी मैं अपने घर के हालात ठीक कर लूं। और घर के हालात ठीक करते करते भाई की उम्र ही निकली जा रही थी। मैं भाई से पूरे 14 साल छोटी थी और अब 20 साल की हो चुकी थी। अम्मा को अब मुझे ब्याहने की चिंता सताने लगी थी, जबकि मैं अभी इस घर में अपनी भाभी को देखना चाहती थी। भाई की शादी करने का मुझे बड़ा ही अरमान था कि घर में भाभी आएगी, उससे खूब सारी बातें करूंगी, उससे दोस्ती करूंगी। लेकिन भाई किसी तरह हाथ ही नहीं आते थे, इसलिए अम्मा ने फैसला कर लिया था कि वो पहले मेरी शादी करेंगी। लेकिन मैं भी जिद पर आ गई थी कि अम्मा, जब तक आप भाई की शादी नहीं करेंगी मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। हम दोनों बहन भाई अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे और मैं इस बार मेरे भाई को अम्मा ने और मैंने किसी न किसी तरह राजी कर ही लिया था। और फिर उसी दिन से मैंने घर को सजाना संवारना भी शुरू कर दिया था कि जैसे मेरी भाभी आज ही आने वाली हो। भाई मुझे इस तरह से घर को सजाते हुए देखकर खुश हो रहे थे। चलते फिरते मैंने ये भी महसूस किया था कि भाई ख्यालों ही ख्यालों में मुस्कुरा रहे थे। मैंने सफाई खत्म करके कपड़े बदलने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी थी और मैंने अम्मा की तरफ देखा तो भी खुशी खुशी तेज तेज कदमों से चलकर दरवाजे की तरफ चली गईं। और मैंने भी बाथरूम जाने का ख्याल छोड़ दिया था, ये सोचकर कि कहीं मेरी होने वाली भाभी के बारे में अम्मा कुछ ऐसा न बोल दें जो रिश्ते वाली मासी को बुरा लग जाए और फिर बात आगे ही न बढ़ पाए। इसलिए मैंने सोचा मैं भी इन लोगों के साथ बैठूंगी और कहीं बात बिगड़ती जानी तो बात को संभाल लूंगी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो मौसी मुस्कुराते हुए हमारे घर में दाखिल हुई थीं। मौसी हर दूसरे तीसरे दिन भाई के लिए एक नई लड़की का रिश्ता ढूंढ लाती थीं, लेकिन अम्मा हर बार ही उन्हें ये कहकर टाल दिया करती थीं कि अभी रोहन राजी नहीं है, जब हाँ कहेगा तो आपको संदेश भिजवा दूंगी। मौसी को देखकर मैं भी दौड़ी दौड़ी उनके पास चली आई थी और खुशी से चहकते हुए बताया, मासी, रोहन भाई शादी के लिए राजी हो गए हैं। अब आप किसी अच्छी सी लड़की से रोहन भाई की शादी करवा दें। मैं तो इतनी खुश थी कि अपनी खुशी बता नहीं सकती थी। मैंने मासी को बाहों में पकड़कर गोल गोल घुमा दिया था, मासी के साथ नाचने लगी थी और हमें इस तरह खुश देखकर बरामदे में बैठा मेरा भाई भी मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद मासी मेरी अम्मा के पास बैठ गईं और तभी अम्मा ने मुझे चाय बनाने का कहा, लेकिन मुझे चाय बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैं तो अभी यही बैठकर अपनी होने वाली भाभी के बारे में बात करना चाहती थी। मासी जो तस्वीरें लेकर आई थीं उनमें से तस्वीर देखकर अपनी भाभी को पसंद करना था, इसलिए मैंने फौरन कह दिया कि माँ जल्दी से तस्वीरें दिखाओ, लड़की मैं खुद पसंद करूँगी। मासी ने अपना पर्स उठाकर उनमें से कुछ तस्वीरें निकाली और अम्मा के हाथ में थमा दी। अम्मा एक एक करके तस्वीरें देखने लगीं। तब मैंने भी उनके पास बैठ गई और तस्वीर देखने लगी। एक लड़की मुझे अच्छी लगी थी, बहुत ही प्यारी सी थी। मैंने वो तस्वीर जल्दी से उठाकर भाई को दिखा दी। मैं बोली कि मैं तो अपनी भाभी पसंद कर चुकी हूँ। अम्मा को मेरी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अभी अम्मा के हाथ में और भी तस्वीरें थीं। तब अम्मा उनमें से एक तस्वीर निकाल कर बोली, मुझे तो ये लड़की पसंद है। मैंने जब अम्मा की पसंद की हुई लड़की देखी तो वो आम सी शक्ल सूरत की लड़की थी। मैंने कहा, अम्मा मुझे वो पहले वाली ज़्यादा पसंद है जो मैंने अभी उठाई थी। तब अम्मा ने मेरी बात को काटते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ये लड़की पसंद है। देखो कैसे खुद को दुपट्टे में छुपा रखा है, कितनी शरीफ खानदान की लग रही है, बहुत ही घरेलू टाइप की लड़की होगी। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए। लेकिन मैं भी जिद पर आई हुई थी कि मेरी भाभी वही बनेगी जो मुझे पसंद आई है, वो ज़्यादा खूबसूरत है। तब मासी ने हम लोगों को सलाह दी कि भाई ये फैसला आप लोग लड़के पर ही छोड़ दो, ये फैसला लड़का खुद ही कर लेगा कि उसे कौन सी लड़की से शादी करनी है। मासी ने वो दूसरी तस्वीर भी अम्मा के हाथ से ली और भाई को दे दी। भाई जो पहले वाली तस्वीर पहले ही देख रहे थे, उन्होंने आज जब दूसरी लड़की देखी तो अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अम्मा मुझे पहली वाली लड़की पसंद है।
और फिर तो भाई का फैसला सुनकर मैं खुशी से नाचने लगी थी कि भाई और मेरी पसंद एक ही है। हम दोनों ने एक ही लड़की को पसंद किया तो मासी बोली, ठीक है, मैं आज ही इस लड़की के घर जाकर बात चलाती हूँ। मैंने कहा, मासी, इस खुशी में आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो मासी बोली, वो पिस्ते वाले बिस्किट जरूर लाना जो पिछली बार खिलाए थे। मैंने खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ हाँ मासी, मैं अभी लेकर आती हूँ। चाय बनाते बनाते मैं अपनी होने वाली भाभी के बारे में सोचने लगी कि जब वो आएगी तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। भाई और मैंने बचपन से बहुत ही तंगी देखी थी। हमारा बचपन बहुत ही परेशानी में कटा था। मैं सिर्फ 2 साल की हुई थी कि अम्मा उसी वक्त भरपूर जवानी में विधवा हुई थी। मेरे पापा को दुनिया से गए अभी 4-5 महीने ही हुए थे कि मेरे मामा ने मेरी माँ की दूसरी शादी करने पर जोर डालना शुरू कर दिया था। मगर अम्मा हमारी खातिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती थीं। उन्हें लगता था कि सौतेला बाप सौतेला ही होता है और वो मेरे बच्चों को सगे बाप का प्यार नहीं दे सकता। मैं अपने बच्चों की खुद अकेली ही परवरिश कर लूँगी, भले ही मुझे किसी के घरों में काम करने के लिए जाना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों पर सौतेला बाप नहीं लाऊंगी। और इसीलिए अम्मा दूसरी शादी नहीं करना चाहती थीं। उस वक्त घर में झगड़े बहुत हुए थे। ये तो भगवान की कृपा थी कि अम्मा के पास 15 तोला जेवर और कुछ कैश पड़ा था जो अम्मा ने सबसे छुपाकर अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ था। और जब बात हद से बढ़ी तो अम्मा मुझे और भाई को लेकर दूसरे शहर में चली आई और वहाँ पर अम्मा ने किराए का मकान लिया और अपने मन से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। हमारी माँ ने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। रोहन ने 12वीं क्लास पास की। अम्मा ने अपनी जमा पूंजी भाई को ये कहकर दे दी कि अब अपना कारोबार शुरू करो, क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं। 12वीं क्लास के बाद ही भाई ने अपना एक छोटा सा होटल खोला था जो धीरे धीरे एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल चुका था। भगवान की कृपा से अब वो बहुत चलता है। भाई ने बहुत से नौकर भी रख लिए हैं, यानी कि अब हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यही सब सोचते सोचते मैंने चाय बनाई थी और फिर चाय और बिस्किट मासी के सामने रख दिए। मासी चाय बिस्किट खाकर चली गई थी और अगले दिन ही मिठाई की फरमाइश के साथ लौटी थी, क्योंकि लड़की वालों ने भाई का रिश्ता स्वीकार कर लिया था और जल्दी ही हमें लड़की देखने के लिए घर भी बुलाया था। हमने भी देर करना सही न समझा और अगले दिन भाभी के घर पहुंच गए। भाभी के घर अम्मा भाई के साथ मैं भी गई थी। अम्मा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने अम्मा की एक न मानी। मैं अपने भाई की शादी में अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी और भाभी, जिसे मैंने तस्वीर में देखकर पसंद कर लिया था, भला ये कैसे मुमकिन था कि उससे मिलने का मौका हो और मैं उससे मिलने न जाऊं। मुझे अम्मा और भाई दोनों से ही ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए मैं दोनों से पहले ही तैयार होकर बैठ गई थी। अम्मा ने जाने से पहले भगवान के सामने माथा टेका था, भाई को तिलक भी लगाया था और मैं तो जल्दी जल्दी का शोर मचाए हुए थी। भाभी के घर पहुंचकर हमें बहुत ही ज़्यादा इज्जत, प्यार और अपनापन मिला था। उन लोगों ने हमारे ख़ानदान के बारे में जानकर भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था और अम्मा ने भी उन लोगों ने से कुछ भी नहीं छुपाया था। रिश्ता जोड़ने से पहले सारी हकीकत उन लोगों के सामने रख दी थी कि किस तरह उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है और अपने रिश्तेदारों को अपने शहर को छोड़कर यहाँ अनजान शहर में आ बसी थीं। वो नहीं चाहती थी आगे चलकर मेरे भाई को इस मामले में कोई बात सुननी पड़े। वो लोग बहुत ही अच्छे थे। भाभी के माँ बाप को बस इसी चीज़ की खुशी थी कि भाई अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और उनकी बेटी का फ्यूचर सुरक्षित है। भाभी से मुझे मिलकर मालूम हुआ था कि वो बिल्कुल हमारे जैसी ही हैं, जबकि तस्वीर में देखकर ऐसा लगता था कि भाभी काफ़ी खुले विचारों की मालिक होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस बात पर अम्मा का दिल भी सुकून से हो गया था कि उनकी बहू बहुत ही शर्मीली और घरेलू टाइप की लड़की है। तभी रिश्ता पक्का होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थीं और आखिरकार मेरे भाई की शादी का दिन भी आ गया था। हम बड़े ही अरमानों के साथ नैना भाभी को ब्याह कर ले आए थे। मैंने भाई की शादी में खूब हल्ला गुल्ला किया था। हमारे ख़ानदान में से कोई नहीं था, भाभी के ही रिश्तेदारों ने हमारा साथ दिया था। उन्होंने मुझे महसूस तक नहीं होने दिया कि मैं अपने भाई की शादी में अकेली हूँ। बस सब लोग इतने अच्छे थे कि ऐसा लग रहा था कि भाभी के कम और मेरे रिश्तेदार ज़्यादा हैं। शादी वाले दिनों में भी वो लोग हमारे घर आ जाते थे और हम सब मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करते थे, ढोलक पर खूब रंग जमाया करते थे। लेकिन शादी वाले दिन मुझे नहीं पता था कि इस सब के बीच कोई सिर्फ मुझे ही देख रहा था और मुझे चुपके चाहने लगा था। मुझे ये बात तब पता चली जब एक छोटी बच्ची ने मुझे एक लिफाफा लाकर दिया था। मैंने उससे पूछा, ये किसने दिया है?
तो उसने सामने खड़े एक लड़के की तरफ इशारा कर दिया था। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था और आखिर उस लिफाफे में क्या था और मेरे लिए उसने क्यों भेजा था। लेकिन इस समय मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में घिरी हुई थी, इसलिए मुझे लिफाफा खोलने की फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने वो लिफाफा अपने पर्स में डाल लिया था। एक नज़र फिर से मैंने उस लड़के को देखा था। खूबसूरत हैंडसम सा नौजवान था, लेकिन मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद वो भी भाभी का ही कोई रिश्तेदार था। सारी रस्में पूरी हुई तो हम भाभी को लेकर घर आ गए। उस समय वो लिफाफा खोलना मैं बिल्कुल भूल गई थी। भाभी के आने से घर में बहुत रौनक लग गई थी। भाभी भी बहुत खुश थी। उन दोनों के साथ मैं भी बाहर घूमने फिरने चली जाया करती थी। भाभी ने मुझे बाहर की ज़िंदगी के सारे तौर तरीके सिखा दिए थे। वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे नेचर की लड़की थी। लेकिन मैंने देखा था जब से भाई भाभी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा था, तब से अम्मा बहुत ही उदास रहती थीं। शायद वो खुद को अकेला समझने लगी थीं, क्योंकि भाई अब ज़्यादा समय अपनी पत्नी को देते थे। मगर भाभी की ये खूबी थी कि उन्होंने पूरे घर को संभाल रखा था। अम्मा तो बस पूरा दिन फ्री रहती थीं। वैसे तो भाभी अम्मा के साथ बहुत ही अच्छी थीं, लेकिन अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था। अब भाई की जरा सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अम्मा दिन ब दिन चिड़चिड़ी होने लगी थी। कभी कभी वो भाभी के बारे में कह देती कि ये लड़की तो बहुत ही तेज निकली। मुझे डर लगता था कि कहीं ये बात भाभी के कानों तक ना चली जाए। उन्हें सुनकर कितना दुख होगा। वो तो हम लोगों को बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानती थीं, और जब वो मेरी माँ के ऐसे विचार सुनती तो उन्हें बहुत दुख होता। भाई की शादी को 1 महीना हो गया था जब उनके सास ससुर ने हमें अपने घर पार्टी पर बुलाया था। अम्मा ने तो जाने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मैं भाभी को मना न कर सकी। आखिरकार पहली बार था जब मैं भाभी के साथ उनके घर गई थी। मैंने अम्मा को बहुत समझाया था कि आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन उन्होंने मेरी बात न मानी। और फिर भाई ने भी कहा ठीक है, अगर अम्मा का दिल नहीं कर रहा तो वो घर पर ही रह लें, हम लोग चले जाते हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। अम्मा के दिल में भी सास वाले एहसास पैदा होने लगे थे। वो भाभी को खुश देखकर अंदर ही अंदर जलने लगी थी। मगर भाभी का व्यवहार अम्मा से बहुत अच्छा था। हम भाभी के घर पहुंचे तो सबके साथ मुझे वो लड़का भी नजर आया था जिसने उस दिन मुझे लिफाफा दिया था। उसे देखते ही मुझे याद आया वो लिफाफा तो मैंने खोला ही नहीं था। वो आंखों ही आंखों में मुझसे सवाल करने लगा था, लेकिन मेरे पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। न जाने उस लिफाफे में क्या लिखा होगा, क्योंकि मैंने तो उसे खोलकर ही नहीं देखा था। लेकिन उसकी नज़रों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आई थी। आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ, और जब मैं खाने के बाद हाथ धोकर वापस आने लगी तो उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे ही खड़ा था, मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से निहार रहा था। कहने लगा, कोमल जी, आपको कुछ एहसास भी है किसी के जवाब का इंतज़ार करना कितना मुश्किल काम होता है? मैंने जवाब में कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने वो लिफाफा अभी तक नहीं पढ़ा है। उसमें आपने क्या लिखा था? वो एक पल के लिए मेरा जवाब सुनकर खामोश हो गया, फिर बोला, मोहब्बत करता हूँ आपसे, बस यही लिखा था। मुझे आपका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए, अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं एक पल के लिए खामोश हो गई। सच तो ये था कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब से मुझे भी वो लड़का अच्छा लगने लगा था, और आज जब उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। दिल में अजीब सा शोर मचा था और दिल से आवाज़ आई थी, हाँ, मुझे भी ये लड़का पसंद है। और फिर मैंने शर्माते हुए कहा कि आपकी मोहब्बत मुझे स्वीकार है। ये कहकर मैं वहाँ से भाग आई थी। मैं जाकर अपनी भाभी के पास बैठ गई और उस लड़के को और बात करने का मौका नहीं दिया था, लेकिन वो सारा समय मुझे ही देखता रहा था और मैं भी उसकी मोहब्बत को महसूस करके अंदर ही अंदर खुश होती रही। घर पहुंचकर मैंने भाभी से उसके बारे में पूछा, तब भाभी ने बताया कि वो मेरा दूर का कजिन है, लेकिन अमित को मेरे माँ बाप ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। भाभी ने उसके बारे में और भी कुछ बताया था, उसकी बहुत तारीफ़ें भी की थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत और भी जाग उठी थी। एक दिन मैंने भाभी के फ़ोन से उसे कॉल की और यूं हमारे बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा था। धीरे धीरे वो लड़का भाभी से मिलने के बहाने हमारे घर भी आने लगा था और यूं हमारी मुलाकातें होने लगी थीं। भाभी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाया करती थी, इसलिए मैंने उनसे ये बात भी नहीं छुपाई थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। जब उनको हम दोनों की पसंदीदगी का पता चला तो वो बहुत खुश हुई थी और अमित को वो अपना भाई मानती थी। भाभी कभी कभी मजाक में मुझे भाभी बोल दिया करती थी। एक दिन उनके मुंह से ये शब्द मेरी अम्मा ने सुन लिए। अम्मा तो गुस्से के मारे फट पड़ी थी। भाभी को बहुत डांटा,
कि तू मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रही है, उसे गलत रास्ते पर डाल रही है। लेकिन भाभी का इसमें कोई दोष नहीं था। मोहब्बत की राह पर तो मैं कब की चल पड़ी थी। अम्मा ने भाभी से झगड़ा करने के बाद भाई को भी शिकायत लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भाभी ने फिर भी मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया था, बल्कि चुपचाप अम्मा की डांट सुनती रही। भाई के लौटने का समय जैसे ही करीब आने लगा, तब भाभी बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। अब अम्मा भी दरवाजे की तरफ बार बार भाई का इंतजार कर रही थी, जबकि मैं भी बहुत ज़्यादा डरी सहमी सब कुछ होता देख रही थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था अम्मा मेरी एक नहीं मानने वाली। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। अम्मा को लगा शायद भाई आ गए होंगे। अम्मा ने फौरन जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाजे पर भाई नहीं बल्कि कोई और आदमी मौजूद था, जिसने हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे होश उड़कर रह गए थे। अम्मा तो चीख मार कर वहीं पर गिर गई थीं। उस आदमी ने बताया कि रोहन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये खबर सुनते ही हम तीनों औरतें चीखने लगे थे। भाभी ने फौरन भागकर भाई का पता पूछा कि वो कहाँ हैं। उस आदमी ने अस्पताल का नाम बताया तो हम तीनों अस्पताल पहुँचे थे। रास्ते में ही भाभी ने अपने मायके वालों को भी फ़ोन कर दिया था, जहाँ से उनके माँ बाप और अमित भी अस्पताल पहुँच चुके थे। अस्पताल पहुंचकर हमने देखा भाई बहुत जख्मी हालत में थे। बहुत सारे डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन जो भी डॉक्टर बाहर आता बस इतना ही कहता कि मरीज को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हम तीनों का बुरा हाल था, लेकिन हमारी किस्मत की हमें मनहूस खबर सुनने को मिली थी। जिसका डर था वही हो गया था। भाई आखिरकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे और हम एक बार फिर से बेसहारा हो गए थे। इस बार हमारे साथ साथ भाभी को भी वही गम मिला था। हमारी ज़िंदगी एकदम वीरान हो गई थी। दुनिया की हर चीज़ से भरोसा उठ गया था। ऐसा लग रहा था अभी तो हमारी ज़िंदगी में खुशियों ने कदम रखा था, और अभी तो हमने खुशियों को ठीक से महसूस भी नहीं किया था, और हमारी ज़िंदगी में गम ने डेरा डाल लिया था। भाई के अलावा किसी का भी सहारा नहीं था। भला हो भाभी के मायके वालों का कि जिन्होंने हम लोगों को थोड़ा बहुत सहारा दिया था, लेकिन बाहर की ज़िंदगी का हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। कदम कदम पर किसी न किसी सहारे की ज़रूरत महसूस होती थी। भाभी के कहने पर अमित ही हर रोज़ घर के चक्कर लगाया करता था। घर के बाहर के बहुत सारे मामले वही संभाल रहा था। भाई ने इतना बड़ा कारोबार अपने पीछे छोड़ा था, आखिर उसे देखता कौन। भाभी के माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, इसलिए अमित ही था जो दोनों घरों के मामले देख सकता था। और दूसरा ये भी कि अब मुझसे वो शादी भी करना चाहता था, लेकिन अभी भाई की मौत को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। मैं इतनी जल्दी अपनी शादी की बात अम्मा से नहीं कह सकती थी। फिलहाल मैंने उसे चुप रहने के लिए कह दिया था। भाई को गए 2 महीने गुजर चुके थे कि भाभी भी अब बीमार रहने लगी थीं। हम सबको लगा शायद भाई के चले जाने का सदमा उनको लग गया है, लेकिन जब अम्मा जिद करके भाभी को अस्पताल चलने को कहती तो उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी मैं ठीक हूँ, कुछ ही दिन में मेरी तबीयत संभल जाएगी। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाना उनकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि उनकी हालत सुधर ही नहीं रही थी, इसलिए ज़बरदस्ती अम्मा उन्हें अस्पताल ले गईं। लेकिन अस्पताल में जो बात पता चली वो सुनते ही अम्मा भाभी पर गुस्सा होने लगीं, क्योंकि भाभी उम्मीद से थीं। घर आते ही अम्मा ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अम्मा सोचने लगीं कि भाई को मरे 2 महीने हो गए हैं, तो भाभी कैसे उम्मीद से हो सकती हैं। अम्मा का पूरा शक अमित पर जाने लगा था, क्योंकि वो भाभी के दूर का कजिन था और आजकल उसी का हमारे घर आना जाना था। लेकिन मैं जानती थी अमित ऐसा लड़का नहीं है, और ना ही मेरी भाभी ऐसी थी। फिर भी अम्मा को समझाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि अम्मा ने कभी मेरी बात मानी ही नहीं थी। मजबूरन ये बात मुझे अमित को बताना पड़ी। अम्मा को उसका घर आना जाना पसंद नहीं था, इसलिए अब अमित ने भी हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था, और अम्मा ने भाभी को कमरे में कैद कर दिया और उस पर सख्ती करना, जुल्म करना शुरू कर दिए। जब भाई जिंदा थे उस समय अम्मा भाभी को इतना बुरा भला नहीं कहती थीं, और ना ही भाभी पर कोई जुल्म करती थीं, क्योंकि उस समय अम्मा को भाई का डर था। शायद अम्मा को लगता था कि कहीं भाई उनसे नफरत ना करने लगें। लेकिन अब भाई नहीं थे, और भाई के ना होने पर तो अम्मा ने भाभी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए थे। भाभी के मायके से अगर कोई मिलने आता तो भाभी की तबीयत का बहाना बनाकर अम्मा उन्हें मिलने न देती। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे थे। भाभी बहुत तकलीफ में थीं। ऐसे में मैं ही थी जो उनका ख्याल रखती थी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। कभी कभी भाभी बहुत रोती थीं। मैं भाभी को हिम्मत देती, लेकिन वो कहती, कोमल हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरे अंदर जीने की उमंग ही नहीं है, बस मर जाना चाहती हूँ मैं कहती भाभी ऐसी बातें नहीं करते। मैं भाभी की नाउम्मीद भरी बातें सुनकर डर जाती थी, बहुत दुख होता था मुझे।
मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। देखते ही देखते भाभी का 8वां महीना शुरू हुआ तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। अम्मा तो चाहती थी कि किसी तरह पेट में ही बच्चा मर जाए, क्योंकि अम्मा को लगता था ये नाजायज़ औलाद है और उनकी जान इस नाजायज़ औलाद से छूट जाए। भाभी बहुत तकलीफ में थी। वो अम्मा को यही कहती कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मेरे साथ ये जुल्म मत किया करो, वरना भगवान तुम्हारी बेटी के साथ यही सब कुछ करेगा। मैं भाभी की बात सुनकर तड़प जाती थी, लेकिन मैं भाभी को कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि भाभी का दिल भी दुखा हुआ था। उनके मुंह से ये बात निकल जाती थी। भाभी की हालत बहुत ख़राब थी। अम्मा उन्हें अस्पताल ले गई और वहाँ जाकर पता चला कि भाभी का तो 10वां महीना चल रहा था, यानी कि भाई के गुजरने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सिर्फ उन्हें पता 2 महीने बाद पता चला था। अम्मा को जब ये खबर पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुई थी, लेकिन अफसोस भाभी की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें बचाना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे करके डॉक्टर ने बच्चे की जान तो बचाई थी, लेकिन भाभी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। उन्हें बचाया नहीं जा सका था। मेरी अम्मा के जुल्मों सितम ने भाभी को बहुत कमज़ोर कर दिया था। ऊपर से भाई की जुदाई ने भी उन्हें तोड़ कर रख दिया था, इसलिए वो इस दर्द को सह नहीं पाई थी और दुनिया से चली गई। भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया था। डॉक्टर ने वो बच्चा हमारी गोद में लाकर दे दिया था। मुझे भाभी की वो बद्दुआ याद आती थी। न जाने वो किस तकलीफ से गुजर कर मेरे लिए ये शब्द निकाला करती थीं। ये सोच सोच कर मुझे बहुत रोना आता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बस हम भाभी के बच्चे को बहुत ही प्यार से पालने लगे थे। आखिर हमारे जीने का एक वही इकलौता सहारा था, मेरे भाई की और भाभी की आखिरी निशानी, जिसे मैं और अम्मा सीने से लगाकर पालते थे। उस बच्चे को जरा भी तकलीफ नहीं आने देते थे। कुछ समय बाद अमित ने मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरी उसके साथ शादी भी हो गई। अम्मा ने कोई भी ऐतराज़ नहीं उठाया था, क्योंकि वो तो पहले ही शर्मिंदगी के गड्ढे में गिर चुकी थीं। मैं अपनी ससुराल आ गई थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में अमित का इंतजार कर रही थी कि तभी मुझे भाभी की बद्दुआ लग गई। अम्मा का फ़ोन आया कि कोमल जल्दी से मेरे पास आ जा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा है। मैंने जल्दी से अमित को लेकर अम्मा के पास पहुंची थी, लेकिन अफसोस मेरी अम्मा हार्ट अटैक आने से दुनिया छोड़ चुकी थी। मोहल्ले वालों का कहना था तुम्हारी माँ की हालत इतनी बिगड़ी थी कि वो ज़मीन पर लेटकर तड़प रही थी, चीख रही थी, जैसे कोई जानवर तड़प रहा होता है। एम्बुलेंस आने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। अम्मा की हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि भाभी की बद्दुआ थी जिसने अम्मा की जान ले ली थी, और वो अपनी बेटी को हंसता बसता देख न सकी। मैंने उस मासूम से बच्चे को अपनी गोद में समेट लिया था। वो मेरे भाई की निशानी और मेरी प्यारी भाभी की निशानी था। मैं और अमित उस बच्चे को प्यार से पालने लगे। अमित ने और मैंने उस बच्चे को अपना नाम दिया। अब हम उसके सगे माँ बाप की तरह थे। कभी कभी तो मुझे उस बच्चे से भैया और भाभी दोनों की झलक महसूस होती है। उस बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों का ही रूप चुराया था। जब भी उसे सीने से लगाती हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरे भैया भाभी सामने खड़े मुस्कुराकर हम दोनों को देख रहे हैं, और मैं भी प्यार से उस बच्चे के माथे को चूम लेती हूँ और खुद से वादा करती हूँ कि कभी इस बच्चे पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।